नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल RM फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में आपने फिजिक्स के लेसन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने दो विशेष परिस्थितियों की डिस्कस की थी। एक तो हमने अक्षीय स्थिति में और दूसरी हमने इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति में बात की थी। इसके डेरिवेशन प्राप्त किए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी स्थिति में किसी भी बिंदु का मतलब एक ऐसा डेरिवेशन हम प्राप्त करेंगे जिससे हम चाहे एक्सियल निकालना हो चाहे इक्वेटोरियल निकालना हो, किसी भी कंडीशन पे अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के ऑल अराउंड किसी भी बिंदु पर अगर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए डेरिवेशन प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाए तो उस पर वॉल्यूम का आघूर्ण कितना आरोपित होगा, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे फेसबुक लिंक को भी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा है तो हम एक स्पेशल केस यानी केस थर्ड हम बात करेंगे। चलिए, तो वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए सिंपली जैसे हम पहले करते आए, एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल एज्यूम कर लेते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लिया, एक डायपोल AB है, AB ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके मिड पॉइंट O से कोई बिंदु P, ये P बिंदु अभी तक हम एक स्पेशल केस ले रहे थे, तो एनी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ये जो डायपोल है ये हमने मान लिया -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना है और इसके बीच की दूरी कितनी है 2L है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका L और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका L। हमने एक बिंदु P एज्यूम किया और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इस बिंदु P को O से मिला दिया। हमने मान लिया इस P की मध्य बिंदु O से दूरी क्या है R है और ये यहां से थीटा स्थिति में है। साथ ही हमने ये माना कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट क्या है P है, P, और इसका डायरेक्शन -4 से +4 यानी -Q to +Q है अक्षीय स्थिति में। अब हम ये जानते हैं किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हम पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 के 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में क्या था इसका आधा 1/4πε0 के p/r³। तो ये कंडीशंस हैं और इनको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, हम मान सकते हैं कि ये जो वेक्टर P है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम क्या करते हैं, इस OP की अनुदिश इसको रिजोल्यूशन करते हैं, इसको वेक्टरों में
इसका हम वियोजित करते हैं। तो वियोजन कैसे करेंगे? इस OP के अनुदिश और OP के निरक्षीय यानी लंबवत स्थिति में। तो हमने इसको घटकों में डिवाइड किया। एक कंपोनेंट हमारा है इस डायरेक्शन में P cos थीटा जो OP के अनुदिश है, और दूसरा क्या है P sin थीटा, ये लंब घटक है, और ये क्या है, ये OP पर लंब है। यानी अगर हम डाइपोल एज्यूम करें तो हमारा जो डाइपोल है इसकी स्थिति क्या बनेगी, ये डाइपोल हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे थीटा स्थिति में है तो ये मान लें कि डाइपोल को अगर थीटा स्थिति में रोटेट किया जाए, यानी डाइपोल हमारा ऐसे आ जाए, इस प्रकार से ये हो जाए डाइपोल। यहाँ पर हमारा ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, और इस तरह से डाइपोल बना। तो इसको इस तरह से एज्यूम किया जा सकता है। तो ये आपका OP cos थीटा जो है, ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये इसकी निरक्षीय स्थिति में बन जाएगा, और P sin थीटा क्या हो जाएगा, इसकी अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि हमने मान लिया कि प्लस इस पर जो है अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, वेक्टर E1 सपोज कर सकते हैं, और निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में क्या है, निरक्षीय स्थिति में मैंने माने E1 है, और निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने क्या मान लिया, E2 है। क्योंकि अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, और ये हमने एज्यूम कर लिया। अब इस E1 और E2 का जो परिणामी होगा वह परिणामी ही बिंदु पर P पर अभीष्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया इसका परिणामी क्या है, यह है वेक्टर E, और ये एंगल हमने डिफरेंट सपोज कर लिया फाई है। तो अब हम क्या करते हैं, E1 और E2 की वैल्यूज क्या होंगी वो हम जो प्रीवियस डेरिवेशन कर चुके हैं उसकी हेल्प से लिख लेंगे। तो हमने मान लिया, माना बिंदु P पर घटक P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, हमने मान लिया E1 व P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अतः E1 इज इक्वल टू, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से करें तो 1/4πε0 K। रिमेंबर ये K क्या है, K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। अब माध्यम का परावैद्युतांक यहां पर 2P है, और यहां पर हमने कंपोनेंट क्या लिया है इसका, P cos थीटा। तो ये डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, यहां पर हम 2P cos थीटा अपॉन R³ इक्वेशन 1, एंड E2 will be equal to 1/4πε0 K P sin थीटा अपॉन R³। क्योंकि इस कंडीशन में जो P sin थीटा घटक है तो यहां पर P के स्थान पर हम P sin थीटा रख लेंगे। अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो क्या होगी, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विल बी इक्वल टू, और यहां पर हम सिंपल कौन सा रूल लगा देंगे, दो वेक्टरों के वियोजन संबंधी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से कुछ इंक्लिनेशन पर है तो उनका परिणामी क्या होता है, उसी कंडीशन में हम लगा देते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या होगा,
सिंपल डेरिवेशन से क्लियर है कि यहाँ ई क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ E1 प्लस स्क्वायर ऑफ E2 और इसका स्क्वायर रूट, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ओवर रूट। तो अब इसको सब वैल्यूज रख दें, यहाँ क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 के 2p cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2p cos थीटा अपान r³ इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 की p sin थीटा अपान r³ होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ देखें तो 1/4πε0 के दोनों टर्म में है तो कॉमन हो सकता है स्क्वायर के साथ, और जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4πε0 के सिंपल। साथ ही p/r³ यहाँ पर भी है, p/r³ यहाँ पर भी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा p/r³ भी कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर सीधे p/r³ आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ सिंगल टर्म है तो 4 + 1 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के p/r³। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। जब ये सिंपलाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा है ये, और यहाँ से चला जाएगा तो क्या आएगा 1 + 3 cos स्क्वायर, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा यहाँ रखेंगे तो 4 cos स्क्वायर में से 1 cos स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के p/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसके आधार पर हम किसी भी स्थिति में निकाल सकते हैं। अक्षीय स्थिति के लिए हमारे पास इन डाउन पोजीशन में क्या था, 1/4πε0 के 2p/r³ रखना है, तो अगर अक्षीय स्थिति में रखना है तो ये p क्या होगा, इस डायपोल के यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। ऐसी दशा में हम थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, तो इन डाउन पोजीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ की स्थिति में तो थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो cos 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 + 3 यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 2p/r³। सी एक्सियल इन डाउन पोजीशन में क्या है फार्मूला हमारा, E = 1/4πε0 के 2p/r³। अगर हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति में देखते हैं तो ये फिर क्या होगा, ये इसके बाइसेक्टर पर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, तो ऐसी दशा में थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम 90 ले लेंगे, और जब 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा cos 90, वेल नोन cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो जब cos 90 0 है तो सिंपल टर्म क्या बचेगा रूट में 1 का स्क्वायर रूट 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आपका हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो क्लियर, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा हम किसी भी दशा में, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो चाहे जैसा डेरिवेशन में आता है एग्जाम में, अक्षीय आता है, इन डाउन पोजीशन में के लिए आता है, या इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आता है एग्जाम में, तो आप कोई सा भी ये पूछा जाता है तो अगर आप ये कर देते हैं तो इसकी सहायता से आप वो दोनों डेरिवेशन समझ लेते हैं। यहाँ से आप कैसे किसी भी बिंदु पर अगर निकालना है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। रही बात डायरेक्शन की, कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, परिमाण तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन रखना हुआ तो डायरेक्शन क्या देंगे, तो डायरेक्शन हमने क्या मान लिया, E1 से इसकी एंगल क्या लिया फाई, तो यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए यदि हम ये मान लें कि यदि परिणामी E
E1 से कोण φ1 बनाए तो tan φ, तो tan φ बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल, tan φ बराबर क्या हो जाएगा? E2 अपान E1। तो E2 अपान E1, इन दोनों की वैल्यू रख लें और यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे। तो E2 अपान E1 वैल्यू क्या होगी? ये क्या हो जाएगा? tan थीटा यानी 1/4570 की ये कैंसिल हो जाएगा। P अपान आर क्यूब ये भी कैंसिल हो जाएगा। साइन अपान कॉस यानी ये क्या बचेगा? साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट मीन्स tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो ये आप डायरेक्शन यहां से निकाल सकते हैं, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो टेंजेंट जिस थीटा स्थिति में आप देख रहे हैं उस थीटा स्थिति के टेंजेंट के हाफ का जो इनवर्स होगा वो एंगल शो करेगा, डायरेक्शन को बताएगा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए तो उस पर वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होगा। छोटा सा डेरिवेशन इसको कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल रिलेटेड जो अच्छे न्यूमेरिकल है वैरायटी के साथ हम आपको लेने आने हैं, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम इरेज कर दें। तो एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण, इसका डेरिवेशन करना है कि मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा। हम जानते हैं, हमने क्या किया इसके लिए, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ये जो एरो शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ए बी रखा हुआ है। हमने तो कंडीशन लगा दिया, मान लिया कि अगर इस दशा में रखा हुआ है, इसकी ये मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से ये थीटा स्थिति में है। तो थीटा स्थिति में जैसे रखा जाएगा, जब साम्यावस्था में रखा गया है तो उस दशा में इस पर बल आरोपित होगा। क्या स्थिति बनेगी? अगर वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन ये है और इसमें ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रख करके ये रखा जाए, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन होगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसी दशा में ये साम्यावस्था में होगा। परंतु अगर इस दशा में ना होकर के साम्यावस्था में रखा होगा, लेकिन अगर इस साम्यावस्था की से भिन्न स्थिति में है, मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा स्थिति में डाइपोल रखा जाए, तो इस पर क्या होगा? इस डाइपोल के जो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इन दोनों चार्जेस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। इस फोर्स अप्लाई होने पर क्या होगा? ये डाइपोल इम्बैलेंस होगा, अर्थात ये जो फोर्सेस होंगे ये डाइपोल को घुमाने का प्रयास करेंगे, और घुमाने का प्रयास इसलिए करेंगे ताकि ये डाइपोल जो असंतुलित स्थिति में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में संतुलित अवस्था में आ जाए। तो ये जो बल आरोपित होगा, चूंकि दोनों पर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, इस कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डाइपोल पर लगते हैं, जिससे एक वॉल्यूम आरोपित होता है, और यह वॉल्यूम इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अलाइन करने का प्रयत्न करता है। इसलिए इस वॉल्यूम को हम प्रत्यानयन वॉल्यूम भी कहते हैं। तो कपल क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ कपल
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, हम जानते हैं वॉल्यूम का आघूर्ण, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है इसके लिए। वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होता है, टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर इस पर फोर्स लग रहे हैं तो बलों की बल, भाई दोनों अगर समान और विपरीत बल लग रहे हैं तो वो बल का परिमाण और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी मान लेते हैं। यहाँ क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। ये जो वैल्यू है, इस तरह से हम वॉल्यूम के आघूर्ण की गणना करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो जो ये डिस्टेंस निकल के आया, यह डिस्टेंस ही इन क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी होगी। अभी डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल, भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, यही क्या है, इन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अगर कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, h साइन थीटा। और h क्या है यहां पर, इसकी जो लेंथ है डाइपोल की कितनी होती है, 2l। तो ये कितना है, ये है 2l साइन थीटा। तो हम ये निकाल सकते हैं, प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा, यानी बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर फोर्स, यानी एक बल, वॉल्यूम जो बना रहे हैं उनमें से कोई एक बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो दूरी आपने क्या निकाला, हमने मान लिया बल क्या है, F इंटू दूरी क्या है, ये आपने देखा 2l साइन थीटा। अब F की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं कि यदि कोई चार्ज किसी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो उस पर इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो F इक्वल टू क्या होगा, QE। यहां पर इनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस QE होगी, और यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, प्लस QE होगी। ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE के बजाय हम E इंटू Q इंटू 2l साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहां पर वैल्यू रखने पर Q इंटू 2l, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, टाउ इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो PE साइन थीटा, यानी P इक्वल टू 2QL। यहां पर P की वैल्यू क्या है, 2QL। तो टाउ बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। ये आ गया आपका डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। कुछ इस पर परिस्थितियां हैं, क्या है कि ये जो वॉल्यूम का आघूर्ण है कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, क्या स्थितियां निर्भर करती हैं। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। हम अगर ये मान लें द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो ऐसी दिशा में केस 1, इस दिशा में क्या होगा, थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होने पर यहां पर टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, यानी इस पर कोई भी टार्क अप्लाइड नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में के समानांतर है तो ऐसी दशा में इस पर नो टार्क। अब अगर इस डायपोल को हम घुमा करके इसको वैद्युत क्षेत्र के लंब दिशा में ले आए, इक्वेटोरियल कंडीशन में लाए,
लंबवत दिशा में, तो क्या स्थिति बनेगी, केस 2, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और 90 होने पर आप जानते हैं वेल नोन sin 90 इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल हैपन, द टाउ विल बी ओनली PE, सिंपल। इस तरह से अगर हम देखें तो साइन थीटा, हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस कंडीशन में डाइपोल पर मैक्सिमम टार्क अप्लाइड होगा, राइट, क्लियर है। तो मैक्सिमम टार्क यानी टाउ मैक्स विल बी हाउ मच, इट विल बी PE। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, राइट। समझ में हम उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशंस क्लियर हो गए होंगे। अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण क्या हो सकता है, यह भी आपको समझ में आया। इससे पहले मैंने किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया, समझ में आया होगा आप लोगों को, ऐसी उम्मीद रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ हम आपसे निवेदन करेंगे भाई, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। वे सारे विद्यार्थी जो क्लास 12 में इस बार हैं, उन सबको इसका लाभ मिल सके। आपके सुझाव, आपके सजेशंस का हमारा चैनल, हमारी टीम स्वागत करती है और उस पर काम करेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद।